गवर्नर जनरल पूछ रहा है तो हम क्यों ना गवर्नर जनरल के इतिहास को समझ लेते हैं। बंगाल, बम्बई, मद्रास 3 क्षेत्र का अधीक्षण करता था। इसके अधीन में अब ये गवर्नर जनरल सिर्फ इस 3 क्षेत्र का नहीं, संपूर्ण भारत का हो गया। इसलिए यहाँ पर बन गया भारत का गवर्नर जनरल। क्लाइव के बाद कौन बना? तो वारन हेस्टिंग्स बना 1773 में। 33 में कौन बना? लॉर्ड विलियम बेंटिंग बना। 1907 में प्रथम तिरंगा ध्वज कहाँ फहराया था? तो लिटिल लगाया था। देखिएगा ये काम क्या क्या था। ये एक पुस्तक थी अमृत बाजार पत्रिका, उसी पत्रिका पर जो है ये प्रतिबंध लगा दिया था। फिर याद रखिएगा दोस्तों, बक, माई और बक 1885, 1886, 1887, 1888, 1889, 1890 जो संभावित प्रश्नों की सूची तैयार की गई है, यह आपके बिहार प्रारंभिक शिक्षक सेवा में काफी महत्वपूर्ण और लाभप्रद सिद्ध होगा। नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? मैं रवि प्रकाश, आप सभी लोगों का डिस्कवरी एजुकेशन के यूट्यूब परिवार में हार्दिक स्वागत है। वंदन है, क्रांतिकारी इस्तेकबाल है। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, बिहार शिक्षक प्रारंभिक परीक्षा आयोजित होने वाली है और उसी के संदर्भ में डिस्कवरी एकेडमी के संस्थान के द्वारा आप लोगों के लिए संभावित प्रश्नों की सूची तैयार की गई। इसी कड़ी में सभी विषय ये जैसे हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, साइंस और करंट अफेयर्स का वीडियो हमेशा आ रहा है। तो आपको बताते हुए चलूँ, हिस्ट्री सेगमेंट में अभी आधुनिक भारत का इतिहास चल रहा है और पूर्व के बारे में बताऊं, आप यूट्यूब चैनल पर जाएंगे और प्लेलिस्ट में एंसेंट कंप्लीट हो चुका है, संभावित प्रश्नों की सूची। मध्यकालीन भारत के इतिहास में 2 वीडियो है, वो भी कंप्लीट हो चुका है और आधुनिक भारत के इतिहास में टोटल 8 वीडियो बनने हैं। ध्यान रखिएगा कितने वीडियो बनने हैं? 8, जिसमें कि 4 वीडियो शूट हो चुका है और ये 5वां या शायद 6ठा होगा। तो इसी कड़ी में दोस्तों, आप लोगों को यह हमारा संभावित प्रश्नों की सूची कैसा लग रहा है कमेंट करके जरूर बताइएगा और अगर अच्छा लग रहा हो तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। ढेर सारा प्यार और आशीर्वाद दीजिएगा। चलिए आज के सेशन को ज़बरदस्त तरीके से शुरू करते हैं और देखते हैं आज का पहला प्रश्न क्या है। देखिएगा दोस्तों, पहला प्रश्न है 1857 में भारत का गवर्नर जनरल कौन था? आज ना दोस्तों आपको हम ऐसा बताएंगे ना कि इसमें आपका फिर कभी प्रश्न गलत नहीं होगा। इसके बारे में हम सब कुछ बताने वाले हैं। देखिएगा क्या क्या। पहले तो इस प्रश्न का उत्तर जान लेते हैं, बहुत इजी है, लॉर्ड कैनिंग। याद रखिएगा। तो अब गवर्नर जनरल पूछ रहा है तो हम क्यों ना गवर्नर जनरल के इतिहास को समझ लेते हैं, है ना। वेलेस्ली नहीं होगा, क्यों नहीं होगा ये भी बताएंगे। डलहौजी नहीं होगा, ये भी बताएंगे। और मिंटो नहीं होगा, ये भी बताएंगे। तो चलिए पहले हम थोड़ा सा गवर्नर जनरल के इतिहास के पोर्शन को समझते हैं, ये कैसे बना, ठीक है ना। एक्चुअली में जब ये हुआ था तो इस प्रश्न में गवर्नर जनरल या वायसराय भी अगर लिख देना एग्जामिनर तो यह अतिशयोक्तिपूर्ण नहीं होगा। ध्यान रखिएगा, अगर यही प्रश्न रहता 1857 में भारत का वायसराय कौन था तो सही होता, 1857 में भारत का गवर्नर कौन था तो भी सही होता। देखिए क्यों, कैसे, किस तरह ये डेवलपमेंट हुआ सिखाते हैं। देखिए दोस्तों, इतिहास बता रहे कैसे बना। बात है उस दौर की जब हमारे यहाँ ईस्ट इंडिया कंपनी मजबूत हो गई थी और एक अधिनियम आया था 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट। देखिएगा दोस्तों, तो इतिहास में हमारे क्षेत्र में सबसे पहले बंगाल काफ़ी महत्वपूर्ण हिस्सा था और बंगाल में ना दोस्तों, बंगाल में पहले अंग्रेज का एक गवर्नर हुआ करता था, सिर्फ गवर्नर। क्या हुआ था? गवर्नर। और गवर्नर कौन था दोस्तों? क्लाइव था। कौन था दोस्तों? क्लाइव था। ये नाम याद रखिएगा। लेकिन 1773 का अधिनियम आता है। इससे पहले के वीडियो में मैं बताया हूँ 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट या नियामक अधिनियम, वही अधिनियम जिससे सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना हुई थी। देखिएगा दोस्तों, 1773 का जो एक्ट, अधिनियम का इंग्लिश में होता है एक्ट, जो एक्ट आया था, इस अधिनियम में ये जो बंगाल का गवर्नर था ना, बंगाल का जो गवर्नर था, इस गवर्नर के पद को नाम बदल दिया गया और क्या बना दिया गया? गवर्नर जनरल बना दिया गया। याद रखिएगा। और गवर्नर जनरल बनाने के साथ इसे 2 क्षेत्र का अधिकार दे दिया गया था, एक बम्बई का, एक बंगाल का और दूसरा
मद्रास प्रेसिडेंसी का। ठीक है, इस पद पर बैठा कौन था? तो याद रखिएगा वॉरेन हेस्टिंग्स बैठा था। इस पद पर सबसे पहली बार बैठा कौन था? 1773 के अधिनियम में जो बना उस पद पर सबसे पहले बैठा कौन था दोस्तों? वॉरेन हेस्टिंग्स बैठा था। याद रखिएगा कौन बैठा था? वॉरेन हेस्टिंग्स बैठा था। इस पद पर बैठने वाला आदमी का नाम क्या था दोस्तों? वॉरेन हेस्टिंग्स था। ठीक है ना। अब देखिए पुनः हम आते हैं यहाँ पर। बंगाल में पहले गवर्नर था। गवर्नर कौन था? क्लाइव। अब जब ये अधिनियम आया तो ये बन गया गवर्नर जनरल और इसको मद्रास का और बंगाल का अधीक्षण करने का अधिकार मिल गया था। बम्बई का, यहाँ पे दोस्तों बम्बई कर लीजिएगा। बम्बई का, बम्बई, बंगाल तो था ही, बंगाल, बम्बई, मद्रास, 3 क्षेत्र का अधीक्षण करता था। अब जो इस अधिनियम के बाद एक अधिनियम और आया, उस अधिनियम का नाम था दोस्तों 1833 का चार्टर एक्ट। चार्टर एक्ट के बारे में मैं हल्का सा बता देता हूँ। इसका एक नेचर होता था, ये प्रत्येक 20 वर्ष के बाद आता था। और इस अधिनियम के बाद क्या हुआ, यह जो गवर्नर जनरल था यह पहले कहाँ का होता था? सिर्फ बंगाल का था। अब बंगाल के अलावा 2 हिस्से का बढ़ा, बम्बई और मद्रास का। लेकिन 1833 में जो अधिनियम आया, इस 33 के अधिनियम में अब ये गवर्नर जनरल सिर्फ इस 3 क्षेत्र का नहीं, संपूर्ण भारत का हो गया। इसलिए यहाँ पर बन गया भारत का गवर्नर जनरल। क्या बन गया दोस्तों? भारत का गवर्नर जनरल। और इस पद पर पहला बैठा कौन? याद रखिएगा इस पद पर पहला बैठने वाला व्यक्ति था लॉर्ड विलियम बेंटिक। लॉर्ड विलियम बेंटिक था दोस्तों। क्लियर? 1833 के बाद कंपनी के घोटाले के कारण, कंपनी के मुनाफा नहीं देने के कारण चार्टर एक्ट अधिनियम लाया गया था और उस अधिनियम में कंपनी की विफलता को पकड़ा गया और उससे निरस्त कर दिया गया। कंपनी के सारे व्यापारिक अधिकार समाप्त कर दिए गए इसी अधिनियम में। और 1858 का एक अधिनियम आया। कौन सा अधिनियम आया? 1858 का दोस्तों एक अधिनियम आया। इसे भारत शासन अधिनियम का दर्जा पड़ा। याद रखिएगा सबसे पहला भारत शासन अधिनियम कौन था? प्रश्न पूछेगा सबसे पहला भारत शासन अधिनियम कौन था? तो याद रखिएगा यही था 1858 का। और इस अधिनियम में गवर्नर जनरल के पद को बदलकर क्या कर दिया गया? वायस राय कर दिया गया। अब देखिए दोस्तों समझ में आना चाहिए, 73 में बंगाल का गवर्नर जो था उसका नाम पद का बदल के गवर्नर जनरल कर दिया गया और 3 क्षेत्र का अधिकार था, बंगाल, बम्बई, मद्रास का। 33 में गवर्नर जनरल बंगाल का नहीं होकर संपूर्ण भारत का हो गया और विलियम बेंटिक बैठा इस पद पर। और इसका काम क्या था? संपूर्ण भारत का कानून बनाने का अधिकार था। उसके बाद 1858 का जो अधिनियम आया, भारत शासन अधिनियम इसका नाम पड़ा और इसमें गवर्नर जनरल के पद का नाम बदल करके वायसराय कर दिया गया। क्यों कर दिया गया वो बताता हूँ। और इस पद पर कौन बैठेगा? यही व्यक्ति बैठेगा। कौन बैठेगा? लॉर्ड कैनिंग बैठेगा। लॉर्ड कैनिंग बैठेगा। और इसे कालखंड क्या है? याद रखिए ऐसे कालखंड था 1856 से 1862 तक। याद रखिएगा 1856 से 1862 तक लॉर्ड कैनिंग का कालखंड था। अब देखिएगा लॉर्ड कैनिंग का कालखंड में, और युद्ध कब हुआ था? 57 में। तो ऑब्वियस सी बात है यही उत्तर होगा, नहीं होगा। तो अब हम जो यहाँ वायसराय लिखे थे गलत है कि सही है? बिल्कुल सही है ना, लॉजिकली प्रूफ कर दिया आपको। अब सवाल यहाँ पूछेगा ये वायसराय का काम क्या था? याद रखिएगा अब कंपनी तो रहा नहीं भारत में। कंपनी जब भारत में नहीं रहा तो ब्रिटेन की महारानी का डायरेक्ट प्रतिनिधि कौन हो गया? वायसराय हो गया। याद रखिएगा दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट है ये सीरीज। पहला गवर्नर जनरल से पहले क्लाइव था, क्लाइव के बाद कौन बना? तो वॉरेन हेस्टिंग्स बना 1773 में। 33 में कौन बना? लॉर्ड विलियम बेंटिक बना। और विलियम बेंटिक के बाद कौन बनेगा? लॉर्ड कैनिंग बनेगा। तो प्रश्न पूछा गया था 1857 में भारत का गवर्नर जनरल कौन था? तो याद रखिएगा लॉर्ड कैनिंग होगा उसका उत्तर। क्लियर हो गया दोस्तों? प्रश्न नंबर 3 की ओर। बंग भंग के बाद कौन सा आंदोलन शुरू हुआ था? बहुत इंपॉर्टेंट है। बंग भंग यानी बंगाल का विभाजन हुआ था। कब हुआ था? 1905 ईस्वी में। कौन किया था? कर्जन किया था दोस्तों। कौन किया था दोस्तों? लॉर्ड कर्जन किया था। तो कौन सा आंदोलन शुरू हुआ? सौविन्य विज्ञान आंदोलन। नहीं होगा। क्यों? देखिए ये 1905 में है और ये कब हुआ था दोस्तों? 1930 में। मैं पहले लेक्चर दे चुका हूँ इसके बारे में। अब है स्वदेशी आंदोलन, यही इसका उत्तर होगा दोस्तों, स्वदेशी आंदोलन। भारत छोड़ो आंदोलन कब हुआ था दोस्तों? 1942 में हुआ था। ये कब हुआ था दोस्तों? 1942 में। असहयोग आंदोलन कब हुआ था? 1920 में।
आप खुद देखिए उत्तर क्या निकल के आ रहा है, उत्तर क्या निकल के आ रहा है दोस्तों। 1905 में बंगाल का विभाजन हुआ, इसी के विरोध में कौन सा आंदोलन शुरू हुआ था, स्वदेशी अर्थात नॉन कॉपरेशन मूवमेंट, अर्थात स्वदेशी आंदोलन हुआ था। नॉन कॉपरेशन को असहयोग आप बोलते हैं। इसमें क्या किया, अपने देश के उत्पादित वस्तु माल का उपयोग करना, विदेशी वस्तु का बहिष्कार करना इसका उद्देश्य था। ये क्वेश्चन ध्यान में रखिएगा दोस्तों, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन 4 नंबर की ओर बढ़ते हैं। इंडियन नेशनल कांग्रेस की प्रथम भारतीय महिला, देखिए यहाँ पर शब्द लगा हुआ है भारतीय, अध्यक्ष कौन थी, है ना, याद रखिएगा। प्रथम भारतीय पूछा है, अक्सर विद्यार्थी यहाँ गलती करते हैं और भारतीय पर नजर नहीं देते हैं और आंसर मार देते हैं एनी बेसेंट। एनी बेसेंट नहीं होगा उत्तर, इसका उत्तर होगा सरोजिनी नायडू। क्या होगा दोस्तों, उत्तर सरोजिनी नायडू। अब हम लेकिन सबको बताते हैं, याद रखिएगा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पार्टी में जो है ना 3 महिला का बड़ा रोल है। सरोजिनी नायडू भी बनी है प्रथम। अगर प्रश्न यही रहता भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का सबसे पहला महिला अध्यक्ष कौन है, तो एनी बेसेंट। याद रखिएगा ये कब बनी थी, 1917 में बनी थी। कब बनी थी, 1917 में। कहाँ का अधिवेशन में, कलकत्ता का अधिवेशन में थी। याद रखिएगा दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट है। अब सरोजिनी नायडू कब बनी थी, याद रखिएगा ये 1922 में बनी थी। कहाँ का, कानपुर का। कहाँ का बनी थी दोस्तों, कानपुर का। और बाद में इसमें तो है इंदिरा गांधी का नहीं होगा, और लेकिन एक महिला और है, नलिनी सेन गुप्ता। याद रखिएगा नलिनी सेन गुप्ता 1933 में बनी थी। 1933 में नलिनी सेन गुप्ता बनी थी दोस्तों, ये भी हम लोग ध्यान में रखेंगे। प्रश्न नंबर 5 की ओर बढ़ते हैं। मैडम कामा 1907 में प्रथम तिरंगा ध्वज कहाँ फहराया था, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। लंदन में गलत, पेरिस में गलत, मॉस्को में गलत, स्टुटगार्ट में बिल्कुल सही उत्तर है। अगर इसके जगह जर्मनी होता ना दोस्तों तो वो भी सही होता, या क्यों कि ये कहाँ है, जर्मनी में ही है दोस्तों। तो मैडम कामा को स्वतंत्रता की जननी भी कहा गया है, कल भी प्रश्न में बताया था। और ये 1907 में फहराई थी, ये भी डेट याद रखिएगा। इसको एक और नाम से जानते हैं, इसको बर्लिन फ्लैट के भी नाम से जानते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ये भी हम लोग ध्यान रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 की ओर बढ़ते हैं। पागलपंथी की स्थापना किसने की थी दोस्तों, बुल्ले शाह, गलत उत्तर है। करम शाह, यही सही होगा। आप पूरी बात बताते हैं, ये भी नहीं होगा। स्वामी सहजानंद तो है, कृषि से जुड़े हुए हैं। याद रखिएगा 1936 में किसान सभा की स्थापना हुई थी। 1936 में किसान सभा की स्थापना हुई थी, उससे जुड़े हुए हैं। इसका उत्तर क्या होगा दोस्तों, करम शाह। याद रखिएगा पागलपंथी का क्षेत्र जो था कहाँ पर था, ये बंगाल में था। कहाँ था दोस्तों, बंगाल में था। नेक्स्ट देखिएगा करम शाह जो है इसके क्या थे, बहुत बड़े नेता थे। कौन, करम शाह। याद रखिएगा दोस्तों, करम शाह। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे हम लोग। क्वेश्चन नंबर 7 को देखेंगे, और 7 है फारजी कौन थे, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है ये भी हम पहले बता चुके हैं। इसका उत्तर होगा हाजी शरीयतुल्लाह किनवाई। इसका दादू किनवाई नहीं होगा, आर्य समाज नहीं होगा, मुस्लिम लीग नहीं होगा। याद रखिएगा फारजी, इसके बहुत बड़े नेता कौन थे, याद रखिएगा दादू मीर। कौन थे, दादू मीर इसके बहुत बड़े नेता थे। और इसका वास्तविक नाम क्या था, तो मोहम्मद मोहसिन नाम था। मोहम्मद मोहसिन इसका वास्तविक नाम था दोस्तों। अब सवाल उठता है फारजी कौन थे, तो हाजी शरीयतुल्लाह किनवाई थे। इसका उद्देश्य क्या था दोस्तों, इस्लाम में सुधार करना। इसका उद्देश्य क्या था दोस्तों, इस्लाम में सुधार करना। नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ेंगे दोस्तों, और क्वेश्चन नंबर 8 को हम लोग देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कहता है, रामोसी विद्रोह सही रूप में किस भौगोलिक इलाके में हुआ था। याद रखें दोस्तों, ये एक जनजाति, ये जो है ना रामोसी एक जनजाति है। चित्रत सिंह करके एक व्यक्ति है, वही इसका विरोध करेंगे। इसका उत्तर देखते हैं पहले। भौगोलिक इलाका पूछा है ज्योग्राफिकल दृष्टिकोण से। इसे बोलते हैं पूर्वी घाट, इसे बोलते हैं पश्चिमी घाट। याद रखिएगा पश्चिमी घाट में इसका उत्तर होगा, पश्चिमी भारत इसका उत्तर होगा, पूर्वी घाट नहीं होगा, पूर्वी भारत नहीं होगा, सॉरी ये भी नहीं होगा। इसका उत्तर पश्चिमी घाट होगा। याद रखिएगा दोस्तों, पश्चिमी घाट में इसका उत्तर होगा। नेक्स्ट याद रखिएगा दोस्तों, पश्चिमी घाट। सवाल उठता है रामोसी विद्रोह जो हुआ था, इसके बहुत बड़े नेता कौन थे, याद रखिएगा। इसके जो बहुत बड़े नेता थे दोस्तों, चित्ररथ सिंह थे। चित्ररथ सिंह थे, याद रखिएगा। रामोसी विद्रोह किए थे 1822 में हुआ था दोस्तों, 1822 में हुआ था। अब सवाल पूछेगा पुणे में कब हुआ था, याद रखिएगा पूना में दोस्तों 1922 में हुआ था दोस्तों। ये भी ध्यान में हम लोग रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, नौवां क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे हम लोग, और नौवां क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों क्या है। नौवां क्वेश्चन देखिएगा दोस्तों, नौवां क्वेश्चन है कि बघेरा का विद्रोह कहाँ हुआ था, बहुत इंपॉर्टेंट है। याद रखिएगा बघेरा का विद्रोह कहाँ हुआ था, बघेरा का विद्रोह कहाँ हुआ था, ये ध्यान रखिएगा। सूरत में नहीं, पूना में नहीं, कालीकट में नहीं, बड़ौदा में बिल्कुल। इसका उत्तर दोस्तों क्या होगा, बड़ौदा होगा, बड़ौदा में हुआ था।
ये एक्चुअली में हुआ क्या था, 1818 में ये विद्रोह हुआ था दोस्तों। कब हुआ था? 1818 में। अब सवाल उठता है कि क्यों? तो याद रखिएगा, अंग्रेज के साथ गायकवाड़ लोग मिल करके जो है आम जनता के ऊपर टैक्स का बोझ बढ़ा देते, उसी टैक्स के विरोध के कारण बघेरा का विद्रोह हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। भारत में मीडिया को नियंत्रण करने के लिए एक्ट आया है, कौन सा एक्ट? अधिनियम। एक्ट का मतलब क्या होता है दोस्तों? अधिनियम होता है। एक्ट का अधिनियम मतलब क्या होता है? अधिनियम। सवाल पूछेगा भारत में मीडिया को नियंत्रित करने कौन सा एक्ट आया, इसमें हम लोग देखते हैं कौन सा है। सीरीज देख लीजिए, 1835, 1867, 1878, 1908। यही उसका उत्तर सही होगा दोस्तों। ए नंबर सही होगा। 1835 होगा, 1867 होगा, 1878 होगा, 1908 होगा, बाकी नहीं होगा। हम सब के बारे में भी लेक्चर देते हैं। 1835 को प्रथम प्रेस अधिनियम के नाम से जाना जाता है, याद रखिएगा। इसको प्रथम प्रेस अधिनियम से नाम से जानते हैं, प्रथम प्रेस अधिनियम से, प्रथम प्रेस एक्ट के नाम से जानते हैं दोस्तों हम लोग इसको। नेक्स्ट देखिएगा 1867, इसे हम लोग लाइसेंस अधिनियम के नाम से जानते हैं। क्यों जानते हैं अभी वो बताते हैं हम। लाइसेंस अधिनियम, इसमें क्या होता था कि आप प्रेस चला रहे हैं ना, तो प्रेस चलाने के दौरान आपको जो है पुस्तक को छापने का और प्रेस का, दोनों का लाइसेंस लेना पड़ता था, इसीलिए इसका नाम था लाइसेंस अधिनियम। 1878 का देखिएगा दोस्तों, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जितने भी छात्र हैं इसके जुबान पे होता है। यह वर्नाकुलर प्रेस एक्ट था दोस्तों। कौन सा प्रेस था? वर्नाकुलर प्रेस एक्ट था। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट, वर्नाकुलर प्रेस एक्ट था दोस्तों। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कौन लगाया था ये याद रखिएगा, कौन लाया था? लॉर्ड लिटन लाया था। ये कौन लाया था? लॉर्ड लिटन लाया था, याद रखिएगा इसको। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट जब ये आया था तो क्या किया था, याद रखिएगा। अमृत बाजार पत्रिका, अमृत वर्नाकुलर कौन लगाया था दोस्तों? लिटन लगाया था। देखिएगा ये काम क्या किया था, ये एक पुस्तक थी अमृत बाजार पत्रिका, उसी पत्रिका पर जो है ये प्रतिबंध लगा दिया था। इसी पैक्ट याद रखिएगा, प्रेस पर प्रतिबंध लगाया गया था। इसी कौन लगाया था? लिटन लगाया था। और ये हटाया कौन था, याद रखिएगा? रिपन हटाया था। बहुत इंपॉर्टेंट है, हम यहाँ ही बताते हैं। लॉर्ड रिपन इसको हटाया था। एक प्रश्न पूछता है, रिपन का विचारधारा कैसा था? याद रखिएगा, भारत के प्रति उदारवादी विचारधारा था दोस्तों, ये ध्यान रखेंगे। अब है अंतिम, 1908 में क्या हुआ था, याद रखिएगा। 1908 में एक 1908 का जो अधिनियम था ना दोस्तों, 1908 का जो दोस्तों अधिनियम था, उस अधिनियम में समाचार पत्र अधिनियम का डेवलपमेंट हुआ था। न्यूज़पेपर छपना था, इसमें समाचार पत्र अधिनियम आया था दोस्तों। समाचार पत्र अधिनियम आया था, समाचार पत्र अधिनियम। तो बाकी यही ध्यान रखिएगा, बाकी ये उत्तर होना नहीं है। ये था प्रथम प्रेस एक्ट था, ये क्या है? ये लाइसेंस अधिनियम था, ये वर्नाकुलर प्रेस एक्ट है, और ये समाचार पत्र अधिनियम है दोस्तों। इसको भी हम लोग ध्यान में रखेंगे। प्रश्न नंबर 11 की ओर बढ़ते हैं। 20वीं सदी के प्रारंभिक वर्षों में कांग्रेस में विभाजन की प्रक्रिया शुरू हुई, क्यों? याद रखिएगा, क्यों हुई थी, देख लेते हैं। कांग्रेस आंदोलन की रणनीतियों पर, बिल्कुल सही है। कांग्रेस के आंदोलन के उद्देश्यों पर, यह भी सही है। कांग्रेस के आंदोलन में लोगों की भागीदारी पर, बिल्कुल सही है। इसका उत्तर होगा डी, बिल्कुल सही है। याद रखिए, ऐसा क्यों? याद रखिएगा, एक ही लाइन की कांग्रेस में ना दोस्तों शुरू में क्या हुआ था, देखिएगा मैं लिखता नहीं, डायरेक्ट बताता हूँ। कांग्रेस में ना शुरू में क्या हुआ था, उदारवादी दल का बहुत वर्चस्व था, प्रभाव था। इसीलिए तत्कालीन साम्राज्यवादी उपनिवेशवादी सरकार, अंग्रेजों के समक्ष जो इसकी नीति थी ना, वो अनुनय विनय की नीति थी। इसी वजह से जो है यह प्रारंभिक वर्षों में विभाजन की प्रक्रिया शुरू हुई थी। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है ये सवाल। नेक्स्ट 12वां, न्यू लैम्प्स फॉर ओल्ड लेखक श्रृंखला में सर्वहारा वर्ग के साथ संपर्क बाहर होने के लिए कांग्रेस की आलोचना की गई थी। इसके लेखक कौन है? बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, अरविंद घोष। ये इससे लिखा गया था दोस्तों, यह ध्यान में रखिएगा, क्योंकि भारत की जो तत्कालीन सरकार थी, वह भारत की जो तत्कालीन अंग्रेज की सरकार थी, उसके खिलाफ जो है कांग्रेस समुचित ढंग से अपनी मांग को नहीं रख रहे थे। इसीलिए इसको न्यू लैम्प्स फॉर ओल्ड लेख श्रृंखला के नाम से जाना जाता है। प्रश्न नंबर 13 की ओर देखते हैं हम लोग। रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। मैं बोला था कल की वीडियो में, 2 दिन से मैं बोल रहा हूँ दोस्तों, मॉडर्न इंडिया में ना स्टेटमेंट वाले प्रश्न एक आध दो पूछने की संभावना होती है, और इसे हम लोग ध्यान में रखेंगे। रिक्त स्थानों की पूर्ति करने में क्या होगा? इसका उत्तर नेहरू रिपोर्ट की अध्यक्षता डैश कमेटी के ऊपर क्या गया था, तो याद रखिएगा इसका उत्तर क्या होगा? मोतीलाल नेहरू में भारतीय संवैधानिक व्यवस्थाएं, यही इसका उत्तर होगा दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन 14 की ओर बढ़ते हैं, और 14 नंबर देखेंगे। कैथरीन मेयो, एल्स हेक्सली, चार्ल्स एंड्रोज और विलियम डिब्बी,
इसके बारे में कौन थे ये, क्या रिश्ता था, याद रखिएगा, सबके बारे में बता देते हैं हम। इसका उत्तर है ए, उन्होंने ब्रिटिश शासन के दौरान भारत के हालात पर टिप्पणी लिखा, ये उत्तर सही है। बी, वे भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के समर्थक थे, ये नहीं होगा। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के विरोधी थे, नहीं होगा। वे महात्मा गांधी के दोस्त थे, नहीं। देखिए क्या क्या इसका उत्तर होगा। इसका उत्तर होगा दोस्तों ए। लेकिन कैथरीन मेयो के बारे में पहले जान लेते हैं, फिर इसके बारे में, फिर उसके बारे में। कैथरीन मेयो के बारे में जान लीजिए। 1924 में इन्होंने 1924 में कैथरीन मेयो जो है एक पुस्तक लिखी थी, उसका नाम था मदर इंडिया। 1924 में इन्होंने एक पुस्तक लिखी थी जिसका नाम था मदर इंडिया। नेक्स्ट देखेंगे, एल्स हेक्सली कौन थे, याद रखिएगा, ये तत्कालीन भारत में अंग्रेजों के खिलाफ स्वतंत्रता के लिए लोगों में विचार का बीज बोए थे। चार्ल्स एंड्रज, ये महात्मा गांधी के दोस्त थे, याद रखिएगा, उनके साथी थे। और विलियम डिब्बी जो है आंदोलन को प्रेरित करने वाले तत्वों, विलियम डिब्बी के बारे में याद रखिएगा, आंदोलन को प्रेरित करने वाले तत्वों अर्थात आर्थिक स्थिति पर चर्चा, नस्लीय स्थिति पर चर्चा और भेदभावपूर्ण तत्कालिक सरकार की नीति पर चर्चा इन्होंने किया था, इसीलिए इनका नाम काफ़ी महत्वपूर्ण है। यही है 14 नंबर। 15 नंबर क्वेश्चन देखिएगा दोस्तों, निम्नलिखित पंक्तियों में से किसने लिखा, सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर बाजू कातिल किसमें है। याद रखिएगा दोस्तों, इस प्रश्न का उत्तर इसमें एक भी सही नहीं है। हम इस प्रश्न का पूरा लेक्चर देंगे, ध्यान में रखिएगा। रियल में यह पंक्ति जो लिखा गया है वो लिखे हैं बिस्मिल अजीमाबादी। कौन लिखे हैं, यहाँ रचना पूछा है ना, किसने लिखा है, ये नहीं पूछा नारा किसने दिया है। बिस्मिल, याद रखिए दोस्तों, बिस्मिल अजीमाबादी, उसका नाम है बिस्मिल अजीमाबादी। सवाल पूछेगा ये एक क्रांतिकारी थे, ये क्या थे, याद रखिए ये क्रांतिकारी थे, कहाँ के, ये बिहार के बहुत बड़े क्रांतिकारी थे, ये बहुत बड़े क्रांतिकारी थे। अब सवाल पूछेगा आपसे कि ये क्या किए थे, याद रखिएगा, सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर बाजू कातिल में है। तो इसका लेखक यही है। तो इसमें एक भी उत्तर सही नहीं है, क्योंकि यह इससे बोध नहीं हो रहा है या किस बिस्मिल की बात की जा रही है। लेकिन जहाँ तक मुझे पता है आयोग ने इस प्रश्न को हटा दिया था, बाद में उत्तर इसका मांगा गया था पहले, बाद में आयोग ने इस प्रश्न को निरस्त कर दिया था। बिस्मिल के बारे में बताता हूँ। राम प्रसाद बिस्मिल जो थे ना, एक आंदोलन से जुड़े हुए थे, याद रखिएगा, ये हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन पार्टी के सदस्य थे। अब सवाल उठता है कि राम प्रसाद बिस्मिल जो है प्रसिद्ध क्यों हुए थे, ये नारा कब दिए थे। याद रखिएगा कि इन्होंने, राम प्रसाद बिस्मिल ने क्या किया था कि काकोरी कांड में ये हिस्सेदारी थे, और इसीलिए इनको, इसी के कारण इसमें 10 लोग थे, याद रखिएगा, हिंदुस्तान रिपब्लिकन में दल के इसमें 10 लोग शामिल थे और 10 लोग मिलकर इसको अंजाम दिया था। और उसी समय में बिस्मिल जो है इस पंक्ति को बोले थे, सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजू कातिल में है। ये ध्यान में रखेंगे दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे, 16वां नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे दोस्तों। किसने 1921 में पहली बार पूर्ण स्वतंत्रता की मांग को उठाया था, बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। मौलाना मोहम्मद अली गलत उत्तर है, पंडित जवाहरलाल नेहरू गलत उत्तर है, महात्मा गांधी गलत उत्तर है, मौलाना हसरत मोहानी, यही उत्तर दोस्तों सही है, याद रखिएगा। सबसे पहले 1921 ईस्वी में पूर्ण स्वतंत्रता की बात जो है हसरत मोहानी महोदय के द्वारा किया गया था, ये हम लोग ध्यान में रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 17 देखिएगा, भारत की कम्युनिस्ट पार्टी और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना क्रमशः सबसे करीबी वर्ष को पहचानिए। यह सवाल बहुत बेहतरीन है, याद रखिएगा। कम्युनिस्ट पार्टी और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ दोनों की स्थापना, याद रखिएगा, 1925 में ही हुआ है। इसका भी स्थापना 1925 में और इसका भी स्थापना 1925 में। अंतर क्या है, डेट में अंतर है। इसका कब हुआ था, इसका हुआ था 26 तारीख को, इसका कब हुआ था 27 तारीख को। अब सवाल पूछेगा किस महीना में हुआ था, तो याद रखिएगा ये था 26, याद रखिएगा दोस्तों, ये हुआ था 25, ये हुआ था 26 दिसंबर को और वो हुआ था 27 सितंबर को। ये हुआ था दोस्तों 26 दिसंबर को
और ये हुआ था 27 सितंबर को। इसके नेता कौन थे? याद रखिएगा, डांगे महोदय। डांगे महोदय जो थे कम्युनिस्ट पार्टी के संस्थापक थे। और इसके संस्थापक कौन थे? याद रखिएगा, डॉक्टर केशव हेडगवार। डॉक्टर केशव हेडगवार थे, ये ध्यान में रखिएगा। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? 1925 बी हो जाएगा। नेक्स्ट 18 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। स्वामी शाहजादा सरस्वती ने भूमि और जलमार्ग के राष्ट्रीयकरण की मांग के साथ अखिल भारतीय संयुक्त किसान सभा का गठन किया था। कब? याद रखिएगा, 1930 के दशक में। बहुत इंपॉर्टेंट है, 1930 के दशक में। ये 4 चीज़ का मांग किए थे। जलमार्ग का, याद रखिएगा, फिर जलमार्ग के अलावा भूमि का, फिर खाद्यान्न का, फिर उच्च व्यवस्था का। ये 4 चीज़ को ध्यान में हम लोग रखेंगे दोस्तों, ये बिल्कुल इंपॉर्टेंट है। और स्वामी शाहजादा जो है भारत में किसान सभा की स्थापना कब की थे? 1936 में, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 19 निम्नलिखित में से कौन सा गोलमेज सम्मेलन 1932 में हुआ था? तो याद रखिए, गोलमेज सम्मेलन पहले देख लीजिए क्या को हुआ था, कहाँ हुआ था। याद रखिएगा, लंदन में हुआ था। कहाँ हुआ था दोस्तों? लंदन में। उत्तर यहाँ व्याख्या कर देते हैं, उत्तर अपने आप पता चल जाएगा। लंदन में हुआ था। क्या को हुआ था? याद रखिएगा, 3 को हुआ था। पहला कब हुआ था? 1930 में। दूसरा कब हुआ था? 1931 में। तीसरा कब हुआ था? 1932 में। उत्तर निकला आपका 1932 में। कौन होगा? ये तीसरा होगा दोस्तों, ये है दूसरा और ये है पहला। पूछा 32 में कौन बोला हुआ था, तो क्या मारिएगा उत्तर? तीसरा मार दीजिएगा। अब सवाल पूछ सकता है यह क्यों हुआ था? तो याद रखिएगा, भारत में संवैधानिक विकास को मजबूत करने के लिए। किसको मदद करने के लिए? भारत के संविधान विकास में मदद करने के लिए। फिर पूछेगा कि कांग्रेस ने किस में भाग नहीं लिया था? तो याद रखिएगा, तीसरा वाला में कांग्रेस पार्टी भाग नहीं लिया था। पूछेगा मोहम्मद अली जिन्ना किस में भाग नहीं लिया था? तो याद रखिएगा, तीसरा वाला में मोहम्मद अली जिन्ना और कांग्रेस दोनों भाग नहीं लिया था। पूछेगा कांग्रेस पार्टी की तरफ से किस में भाग लिया गया था? तो 1931 में भाग लिया गया था। कौन आए थे? तो महात्मा गांधी आए थे। पूछेगा तीनों में कौन भाग लिया था? तो मोहम्मद, याद रखिएगा, मुस्लिम लीग और डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर तीनों में भाग लिए थे। बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम लोग। 20 नंबर क्वेश्चन को देखिए दोस्तों। स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, इसमें पागल हुए कहता किसने कहा था? याद रखिए, इसका उत्तर होगा बाल गंगाधर तिलक। अब याद रखिए इसका जन्म के बारे में। इसका जन्म कब हुआ था दोस्तों? 1856 ईस्वी में। और ये किस तरह के थे? ये गरम दल के नेता थे। ये किस तरह के थे? गरम दल के। और गरम दल में कितने थे? लाल बाल पाल थे। लाल बाल और पाल। लाल से क्या मतलब पता चलता है? लाल से लाल लाजपत राय, बाल से बाल गंगाधर तिलक और पाल से बिपिन चंद्र पाल। ये तीनों बहुत गरम दल के नेता थे दोस्तों, ये ध्यान में रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। और पूछेगा कि स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है कौन कहा था? तिलक साहब ये थे, बाल गंगाधर तिलक ने कहा था। बहुत इंपॉर्टेंट। जन्म कब हुआ था? 1856 ईस्वी में हुआ था। नेक्स्ट सवाल को बढ़ेंगे। मद्रास महाजन सभा की स्थापना किस वर्ष की गई थी? इसमें कुछ उत्तर नहीं है दोस्तों, ये प्रश्न गलत ही हो जाएगा। तो याद रखिएगा 1884 याद रखिएगा दोस्तों। कब हुआ था? मद्रास महाजन सभा कब हुआ था? 1884 में हुआ था। बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। नेक्स्ट सवाल को याद रखेंगे हम लोग। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन में कितने प्रतिनिधियों ने भाग लिया था? पहले याद रखिएगा, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का स्थापना कब हुई थी और तब ना प्रथम अधिवेशन करवाइएगा। तो 1885 में हुई थी। इसकी प्रथम बैठक कहाँ हुई थी? तो एक संस्कृत महाविद्यालय था, उसी में हुआ था। और सवाल पूछेगा प्रथम अधिवेशन जो हुआ था उसमें कितना सदस्य आया था? याद रखिएगा 72 सदस्य आया था। कितना? 72। देखिए ऑप्शन है 72 में, सी है दोस्तों, सी इसका उत्तर 72 है। अब सवाल पूछेगा कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन, तो हम एक ट्रिक देते हैं आपको, एक लंबा याद रहेगा। देखिएगा 85 में स्थापना हुआ था, तो हम शुरू से 5-6 का देते हैं। तो एक ट्रिक याद रखिएगा दोस्तों, बक, माई और बक। तो हम 6 शुरू का 6 बताए थे और एक प्रश्न गलती नहीं करिएगा। बहुत से हो जाएगा बम्बई, बहुत से हो जाएगा दोस्तों। पहला कहाँ हुआ था? बम्बई में। दूसरा अधिवेशन कहाँ हुआ? पहला बम्बई, दूसरा कहाँ हुआ दोस्तों? कलकत्ता। दूसरा कहाँ हुआ? कलकत्ता। तीसरा कहाँ हुआ? मद्रास। तीसरा कहाँ हुआ दोस्तों? मद्रास, ये तीसरा है। चौथा पूछेगा कहाँ हुआ? तो चौथा रखिएगा इलाहाबाद। चौथा कहाँ? इलाहाबाद। फिर 5वां पूछेगा कहाँ होगा? बम्बई। 5वां कहाँ होगा दोस्तों? बम्बई। फिर 6ठा पूछेगा कहाँ हुआ? तो फिर कलकत्ता, फिर कलकत्ता। तो ये 85, 1885, 1886, 1887, 1888, 1889, 1890। और पहला हुआ था जिसमें कितने सदस्य आए थे? पूछा गया है 72, है ना, याद रखेंगे दोस्तों हम लोग। क्वेश्चन नंबर 23 की ओर बढ़ते हैं।
स्वतंत्र भारत के पहले भारतीय गवर्नर जनरल कौन थे? तो बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है और आसान भी है, सी राजगोपालाचारी थे। बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा और ये भी नहीं होगा। 24 नंबर सवाल की ओर बढ़ते हैं और देखते हैं 24 नंबर सवाल। नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन की स्थापना कब हुई थी? नेशनल काउंसिल एजुकेशन की स्थापना कब हुई थी दोस्तों? इसका उत्तर देखिए, 15 अगस्त 1903, 15 अगस्त 1904, 15 अगस्त 1905 और 15 अगस्त 1906। याद रखिएगा दोस्तों, इसका उत्तर होगा 15 अगस्त 1906। इसका उत्तर होगा 15 अगस्त 1906। पूछेगा कौन क्या था? तो सद्गुरु दास बनर्जी, सद्गुरु दास बनर्जी, सद्गुरु दास बनर्जी किए थे। याद रखिएगा, बनर्जी किए थे, सद्गुरु दास बनर्जी किए थे। बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है नेशनल काउंसिल एजुकेशन के बारे में। 25वां, असहयोग आंदोलन शुरू कब किया गया था? याद रखिएगा, 1 फरवरी, कम से कम 50 बार ये बता चुके हैं, 1 फरवरी 1920 ईस्वी को दोस्तों। कब हुआ था? 1 फरवरी 1920 ईस्वी में हुआ था शुरू। और इसको वापस कब ले लिया गया था? याद रखिएगा, इसको वापस ले लिया गया था 11 फरवरी को। कब ले लिया गया था? 11 फरवरी 1920 ईस्वी को ये वापस ले लिया गया था। और असहयोग आंदोलन शुरू जो हुआ था, क्यों हुआ था? याद रखिएगा, 2 आंदोलन कारण, खिलाफत आंदोलन और जालियांवाला बाग हत्याकांड। खिलाफत आंदोलन कौन क्या था? तो अली बंधु किए थे। और जालियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। इसी दोनों के कारण के परिणाम स्वरूप और नॉन कॉपरेशन मूवमेंट शुरू हुआ था 1920 ईस्वी में। याद रखिएगा, और इसको वापस ले लिया गया था किस घटना के कारण? चौरा चौरी घटना के कारण। गांधी जी बोले थे यह मेरी सबसे हिमालय जैसी बड़ी भूल थी। गांधी जी इसी आंदोलन के बारे में बोले थे कि हिमालय जैसी सबसे बड़ी भूल थी। याद रखिएगा दोस्तों, याद रखिएगा, इसको बहुत इंपॉर्टेंट है ये। नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं हम लोग। मॉन्टेग्यू चर्चफोर्ड की रिपोर्ट 1919 का अधिनियम। मॉन्टेग्यू किसको बोलते हैं दोस्तों? सी भारत सरकार अधिनियम 1919 को बोलते हैं। ये स्वतंत्रता अधिनियम है, ये नहीं होगा। 1900 इसको मार्लियामेंटो बोलते हैं, ये भी नहीं होगा। और इसको भी नहीं बोलते, इसको तो श्वेत पत्र अधिनियम भी बोलते हैं। तो इसका उत्तर क्या होगा? 1919 का अधिनियम बोलेंगे दोस्तों। ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। नेक्स्ट क्वेश्चन 26 की ओर 27 की ओर बढ़ेंगे। शेर पंजाब के नाम से इनमें से कौन मशहूर थे? याद रखिएगा, लाला लाजपत राय। कौन थे मशहूर? लाला लाजपत राय। भगत सिंह नहीं, राजगुरु नहीं और उधम सिंह भी नहीं थे। याद रखिए कौन थे? लाला लाजपत राय थे। नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ेंगे। गांधी इरविन समझौता कब हुआ था? याद रखिएगा, 1931 में हुआ था दोस्तों। 1931 में गांधी इरविन समझौता को दिल्ली पैक्ट भी बोलते हैं। याद रखिएगा, इसको क्या बोलते हैं? दिल्ली पैक्ट भी बोलते हैं इसको, दिल्ली पैक्ट। इसको दिल्ली पैक्ट भी बोलते हैं। याद रखिएगा, गांधी इरविन समझौता 1931 में हुआ था। याद रखिएगा दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट है ये भी। नेक्स्ट है, कौन सा गोल्ड मेडल फिर से ये सवाल आया है? 1932 में हुआ था। देखिएगा, इसका उत्तर बहुत आसान है, सी होगा तीसरा। नेक्स्ट अंतिम सवाल को देखिएगा। अभिनव भारत में कौन संबंधित है? यानी अभिनव भारत की स्थापना कौन किया था? याद रखिएगा, इसका एस.सी. बोस नहीं, बीजी तिलक नहीं, सी.आर. दास नहीं। इसका उत्तर को क्या होगा? वी.डी. सावरकर। याद रखिएगा, अभिनव भारत की स्थापना कब हुई थी? अभिनव भारत की स्थापना जो है दोस्तों 1904 ईस्वी में हुई थी। कब हुई थी? 1904 ईस्वी में। याद रखिएगा, वी.डी. सावरकर जो है इससे पहले 1899 ईस्वी में मित्र मेला संघ का स्थापना किया था दोस्तों। मित्र मेला संघ। अभिनव भारत वी.डी. सावरकर ने 1899 ईस्वी में मित्र मेला संघ का स्थापना किया था दोस्तों। और मित्र मेला संघ की जो स्थापना हुई थी 1899 में। और इसी जब बाद में वी.डी. सावरकर अभिनव भारत की स्थापना कर रहे थे तो मित्र मेला संघ को उसी में विलय कर दिया गया था। ये भी ध्यान में रखिएगा दोस्तों। ये हमारा आज का अंतिम प्रश्न था दोस्तों। ये आज का हमारा दोस्तों अंतिम प्रश्न था। और आज का ये दोस्तों हमारा अंतिम प्रश्न था। साथ ही साथ अब आप लोग कमेंट करके बताइएगा आज का प्रश्न का कलेक्शन कैसा था। और आप लोग इसके लिए मुझे बताइएगा कलेक्शन कैसा था। और साथ ही साथ मैं आपको यकीन दिलाता हूं जो संभावित प्रश्नों की सूची तैयार की गई है यह आपके बिहार प्रारंभिक शिक्षक सेवा में काफ़ी महत्वपूर्ण और लाभप्रद सिद्ध होगा। इसी कड़ी में हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।